2001 की सर्दियों की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें दो भाई, मोहिंद्र और प्रेम, उनकी पत्नियां और बच्चे शामिल थे। उनका घर खेतों में गांव से थोड़ी दूरी पर था और आसपास तीन चार घर और थे। बड़े भाई मोहिंद्र के बच्चे शहर में पढ़ाई करते थे, जबकि छोटे भाई प्रेम के बच्चे गांव में ही रहते थे। दोनों भाई खेती बाड़ी करते थे। उस समय बिजली की आपूर्ति बहुत कम थी। कई बार तो 7-8 घंटे तक बिजली नहीं आती थी। एक रात उन्हें खेतों में पानी लगाना था। मोहिंद्र ने प्रेम से कहा, रात को जब भी बिजली आए, तुम खेत में जाकर मोटर चालू कर देना, ताकि सुबह तक खेत पानी से भर जाए। प्रेम ने सहमति में सिर हिलाया और सभी लोग सो गए। रात करीब 1 बजे बिजली आई और प्रेम उठकर खेतों की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने मोटर चालू की। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो थोड़ी दूर से आ रही थी। वह औरत कह रही थी, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरा यकीन नहीं करता। मैं एक दुखी औरत हूं, कोई मुझे नहीं सुनता। और फिर रोने की आवाज आने लगी। प्रेम को ये आवाजें सुनाई दे रही थीं और वह उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे लगा शायद किसी को मदद की जरूरत हो। लेकिन जैसे जैसे वह आवाज के करीब जाता, आवाज किसी और दिशा से आने लगती। वह थोड़ा सहम गया और वापस घर जाने का फैसला किया। वह अब जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी पीछे से फिर आवाज आई, क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे? प्रेम पूरी तरह से डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो एक बकरी उसके पीछे खड़ी थी। बकरी को देखकर प्रेम को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। आवाज तो औरत की थी, और बकरी कहां से आ गई? उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई औरत नजर नहीं आई। खेतों में जानवरों का होना आम बात है, यह सोचकर वह फिर घर की तरफ चलने लगा। बकरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। प्रेम ने कई बार बकरी को भगाने की कोशिश की, लेकिन बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। प्रेम अब पूरी तरह से डर चुका था। बकरी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उस समय मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे और रात का समय था, इसलिए कोई और भी नजर नहीं आ रहा था जिससे मदद मांगी जा सके। अब प्रेम भागने लगा और बकरी भी उसके साथ भागने लगी। उधर मोहिंद्र की आंख खुली तो उसने देखा 3 बज गए हैं और प्रेम अभी तक वापस नहीं आया। वह बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट के पास खड़ा होकर प्रेम को देखने लगा। तभी उसे भागता हुआ प्रेम नजर आया। मोहिंद्र ने देखा कि प्रेम चिल्ला रहा है, ये बकरी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, इसका कुछ करो। मोहिंद्र ने आसपास देखा तो कोई बकरी नहीं थी। प्रेम ने भी पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। प्रेम ने सारी बात मोहिंद्र को बताई। मोहिंद्र ने उसे समझाया, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया, तुम्हारा वहम होगा। प्रेम चुप हो गया, क्योंकि वह पहले भी रात को कई बार खेत जाता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रेम सो गया और जब वह सुबह उठा तो उसे लगा उसने रात को सपना देखा था। प्रेम ने अपने आप से कहा, सब ठीक है, वो कुछ नहीं था। उनके गांव में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था, जिसे सभी रज्जू बुलाते थे। रज्जू कभी कभी उनके घर आ जाता और वे उसे खाना और चाय दे देते थे। एक दिन दोपहर के समय प्रेम अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रज्जू खेत के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से कुछ बोल रहा है। प्रेम ने ट्रैक्टर रोका और रज्जू से बात करने लगे। रज्जू इशारों से ट्रैक्टर पर बैठने की इच्छा जता रहा था। पहले तो प्रेम ने मना किया, लेकिन रज्जू जोर जोर से चिल्लाने लगा और ट्रैक्टर की ओर इशारा करने लगा। आखिरकार प्रेम ने उसे ट्रैक्टर पर बैठने दिया और फिर काम करने लगे। रज्जू ट्रैक्टर पर बैठकर बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर प्रेम को भी खुशी हुई। करीब 1 घंटे तक रज्जू प्रेम के साथ ट्रैक्टर पर खेत में रहा। शाम को जब प्रेम घर पहुंचे तो मोहिंद्र बहुत परेशान बैठे थे। प्रेम ने अपने भाई से पूछा, क्या हुआ? मोहिंद्र ने बताया कि आज दोपहर को वे गांव में गए थे और गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सुबह रज्जू को एक शराबी आदमी ने गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे रज्जू बुरी तरह घायल हो गया। अब रज्जू अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर प्रेम दंग रह गए और बोले, रज्जू तो दोपहर में मेरे साथ था, यह सब कैसे हो सकता है? प्रेम ने मोहिंद्र को सारी बात बताई। दोनों भाई गांव में जाकर फिर से पूछताछ करने लगे।
गांव वालों ने बताया कि रज्जू को तो सुबह 9 बजे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहिंद्र ने फिर से प्रेम से पूछा, क्या तुम ठीक हो? और हंसते हुए बोले, कहीं तुम खेतों में काम न करने के बहाने तो नहीं बना रहे? प्रेम चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद कुछ दिन और बीत गए। प्रेम को अब खेत में जाने से डर लगने लगा, लेकिन फिर भी वे हिम्मत करके काम करने चले जाते। कुछ दिन अच्छे से बीत जाते और वे सब भूलने की कोशिश करते। एक दिन मोहिंद्र का बेटा रवदीप, जो शहर में पढ़ाई करता था, छुट्टियां बिताने गांव आया। सुबह के करीब 10 बजे वह खेतों की सैर के लिए निकला। चलते चलते उसे अपने खेत के बीच में एक जलता हुआ दिया नजर आया। अजीब बात यह थी कि वह दिया हवा में झूल रहा था और जल रहा था, जबकि आसपास तेज हवा चल रही थी। रवदीप पहले तो हैरान रह गया, फिर उस दिए की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह दिए के करीब जाने लगा, वह दिया और आगे बढ़ने लगा। रवदीप ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दिया हवा में और ऊंचाई पर उठ गया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अब उसे पास ही किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें अस्पष्ट थीं, जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे रवदीप तेजी से भागकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता मोहिंद्र और चाचा प्रेम को सारी बात बताई। अब दोनों भाई भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। खेत में काम करना उनके लिए जरूरी था, लेकिन अब वहां जाने का डर उनके दिलों में घर करने लगा था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, दोनों भाई खेत में काम करने गए। दोपहर का समय था। तेज धूप खेत पर पड़ रही थी। मोहिंद्र घास काट रहे थे और प्रेम पानी की नाली ठीक कर रहे थे। तभी मोहिंद्र की नजर एक बड़े और मोटे सांप पर पड़ी, जो धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ रहा था। मोहिंद्र ने जोर से चिल्लाया, प्रेम, हट जाओ वहां से, सांप है। प्रेम ने तेजी से छलांग लगाई और खेत से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही मोहिंद्र ने दोबारा देखा, वह सांप अचानक गायब हो गया। यह अजीब था, क्योंकि वहां मिट्टी सूखी हुई थी और कोई झाड़ी भी नहीं थी जहां सांप छिप सकता। दोनों भाई थोड़ी देर तक खेत के बाहर बैठकर आराम करने लगे, लेकिन मन में डर बैठ चुका था। जब वे वापस खेत में काम करने लगे, तभी वही सांप फिर मोहिंद्र को दिखाई दिया। इस बार वह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। इस बार प्रेम ने भी सांप को साफ देखा। वे दोनों जान बचाने के लिए खेत से बाहर भागने लगे। सांप उनके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते मोहिंद्र फिसलकर जमीन पर गिर गए। सांप ने तुरंत मौका पकड़ा और उनके पैर पर लिपट गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि सांप ने उन्हें डसा नहीं। वह बस उनके पैर को कसकर जकड़े हुए था और उनकी आंखों में घूर कर देख रहा था। मोहिंद्र को ऐसा लगा जैसे सांप उन्हें कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा हो। इस दृश्य को देखकर प्रेम ने हिम्मत जुटाई और एक मोटी लकड़ी लेकर सांप पर वार किया। सांप ने धीरे धीरे मोहिंद्र का पैर छोड़ा और फन उठाकर प्रेम की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह इंसान को समझ रहा हो। लेकिन प्रेम ने दूसरी बार फिर से वार किया और इस बार सांप सरसराता हुआ खेत के कोने में गायब हो गया। अब दोनों भाइयों को समझ आ चुका था कि खेत में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन उन्होंने यह तय किया कि अपनी पत्नियों और बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि औरतें और बच्चे अक्सर घर पर अकेले होते हैं और अगर उन्हें इन घटनाओं के बारे में पता चलता तो वे बेहद डर जाते। रवदीप को पहले से ही सब पता था, लेकिन बाकी बच्चे अभी छोटे थे। इसलिए रवदीप ने भी बच्चों से इस बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि दोनों भाइयों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इस राज का असर घर पर रह रही औरतों और बच्चों पर पड़ने वाला था। घर के अंदर उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी कल्पना से परे था। अब दोनों भाइयों को यह एहसास हो चुका था कि उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावना हो रहा है। उनके खेत और घर में जो घटनाएं हो रही थीं, वे उनकी समझ से पूरी तरह परे थीं। एक दिन प्रेम अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बकरी घास चरती हुई नजर आई। यह कोई साधारण दृश्य था,
लेकिन जब प्रेम उस बकरी के पास से गुजरा तो बकरी घास खाना छोड़कर एकदम उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जैसे वह हंस रही हो। प्रेम को अचानक ऐसा लगा जैसे यह वही बकरी है जो उस रात खेत में उसके पीछे पीछे चली थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बकरी की हंसी अब और भी स्पष्ट लग रही थी, जैसे वह कोई इंसान हो। डर के मारे प्रेम ने अपनी मोटरसाइकिल तेज कर दी और वहां से भाग निकला। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बकरी अब भी सड़क के बीच खड़ी होकर उसे घूर रही थी। जब प्रेम घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उनकी दो भैंसें अचानक मर चुकी हैं। प्रेम यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह बिना कुछ कहे तुरंत मोहिंद्र के पास गया और उससे पूछा कि भैंसों को क्या हुआ। मोहिंद्र ने प्रेम को समझाया, दोपहर को मैं भैंसों को चारा डालने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके पास एक बकरी खड़ी थी। यह बकरी अजीब सी थी। मैंने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। मुझे लगा कि यह किसी पड़ोसी की बकरी होगी। मैंने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया ताकि उसका मालिक आकर उसे ले जाए। मोहिंद्र ने आगे कहा, मैंने बकरी को चारा भी डाला, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। वह बस मुझे घूरती रही। मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा लगा, जैसे वह मुझे देख नहीं रही हो, बल्कि मुझे समझ रही हो। थोड़ी देर बाद मैं घर वापस आ गया, लेकिन जब मैं शाम को फिर भैंसों को चारा डालने गया तो देखा कि वह बकरी गायब थी और दोनों भैंसें जमीन पर गिरी पड़ी थीं। उनकी हालत देखकर लगा जैसे किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब प्रेम और मोहिंद्र पूरी तरह से डर चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि यह कोई आम बात नहीं है। यह बकरी साधारण नहीं हो सकती थी। उनके मन में अब यह बात घर कर गई कि उनके ऊपर काला जादू किया गया है। वे दोनों तुरंत गांव के पंडित के पास गए और उन्हें सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। पंडित उनकी बातें सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे खेत और घर को देखे बिना कुछ नहीं कह सकता। पंडित उनके साथ खेत और घर पर गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया और हर कोने को ध्यान से देखा। जब पूजा खत्म हुई तो पंडित ने कहा, यह काला जादू नहीं है। यहां किसी इंसानी ताकत का काम नहीं है। यह कोई दूसरी शक्ति है जो इंसानों से परे है। क्यों पड़ी है यह कहना मुश्किल है। पंडित ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी और कहा, अपनी पत्नियों और बच्चों को सतर्क करो। यह जो भी है वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसे हल्के में मत लो। अब मोहिंद्र ने सोचा कि अपनी पत्नियों को सारी बात बता दी जाए, लेकिन प्रेम ने अपने भाई को रोकते हुए कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह किसी के बस की बात नहीं है। हमें किसी और पंडित से सलाह लेनी चाहिए। अगर हमने यह सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया तो औरतें और बच्चे डर के साए में जीने लगेंगे। हो सकता है कि डर की वजह से बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ दें। मोहिंद्र ने इस बात को समझा और सहमति में सिर हिलाया। कुछ दिन शांति से बीत गए, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों भाइयों के मन में बेचैनी थी। एक दिन बच्चे स्कूल से लौटे और आते ही खुशी खुशी बोले, पड़ोस के गांव में मेला लगा है, हमें भी मेला देखने जाना है। प्रेम की पत्नी ने यह बात प्रेम को बताई, लेकिन प्रेम ने बच्चों के मेला जाने से साफ मना कर दिया। नहीं, मेला वेला कुछ नहीं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। बच्चे जिद करने लगे। उन्होंने कहा, हमारे सारे दोस्त मेला देखने जा रहे हैं, हमें भी जाना है। मोहिंद्र ने भी मना करते हुए कहा, सर्दियों के दिन हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है। ऐसे में मेला जाना ठीक नहीं, घर पर ही रहो। लेकिन बच्चे नहीं माने। आखिरकार दोनों भाइयों ने सलाह की और बोले, ठीक है, हम तुम्हें मेले में छोड़ आते हैं, लेकिन हम रुक नहीं सकते। जैसे ही मेला खत्म होगा हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। दोनों भाइयों को मेले में रुकना मुमकिन नहीं था, क्योंकि आज खेतों में पानी लगाने का समय था और वे अकेले खेत में जाने से डरते थे। दोपहर में प्रेम खुद जाकर बच्चों और अपनी पत्नियों को मेले में छोड़ आया। इसके बाद वह घर लौटा और मोहिंद्र को लेकर खेत में चला गया। उधर शाम होते होते मेला खत्म होने लगा। ठंड भी तेजी से बढ़ गई थी।
अब पत्नियों ने बच्चों को लेकर घर लौटने का फैसला किया। मोहिंद्र की पत्नी ने कहा, मुझे लगता है खेतों में उनका कोई जरूरी काम होगा, इसलिए लेने नहीं आ पाए। हम लोग पैदल ही चल देते हैं, गांव पास ही तो है। प्रेम की पत्नी ने कहा, ठीक है, चलो। वैसे भी यहां ठंड बहुत हो रही है, बच्चे भी थक गए हैं। उन लोगों ने सोचा कि खेतों के बीचों बीच जो छोटा रास्ता जाता है, वहीं से चलते हैं। वे सभी पिछले घटनाओं से अनजान थे और आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगे। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा कि अपने कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी, जिससे अजीब सी सरसराहट हो रही थी। हवा कभी धीमी हो जाती और कभी अचानक तेज होकर चेहरे पर लगती, जैसे कोई उनके करीब से गुजर गया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सन्नाटा और गहराता गया। रास्ता अब और भी सुनसान और डरावना लगने लगा। बच्चों में से छोटे ने धीरे से कहा, मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। उसकी आवाज में डर था। दोनों महिलाएं मुड़ी और पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रेम की पत्नी ने कहा, कुछ नहीं है बेटा, बस हम जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सबकी चाल थोड़ी तेज हो गई। चलते चलते उन्हें किसी के पत्तों पर चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज साफ थी, जैसे कोई भारी कदमों से उनके पीछे आ रहा हो। मोहिंद्र की पत्नी ने डरते हुए कहा, तुम लोगों ने भी यह आवाज सुनी? प्रेम की पत्नी ने घबराते हुए सिर हिलाया। जब उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, तो एक आदमी जिसने सिर्फ फटा हुआ पायजामा पहना हुआ था, उनके पीछे दौड़ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह लंगड़ा रहा हो, लेकिन उसकी रफ्तार काफी तेज थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के कोई इस तरह कैसे घूम सकता है? प्रेम की पत्नी डरते हुए बोली, कहीं ये रज्जू तो नहीं, वही पागल जो हमारे गांव में रहता था? लेकिन जब सबने गौर से देखा, तो समझ आया कि यह रज्जू नहीं था। इस आदमी का चेहरा पूरी तरह से काला था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। अब उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। चलो जल्दी, भागो यहां से, मोहिंद्र की पत्नी ने हड़बड़ाते हुए कहा। वे सभी घबराकर तेजी से चलने लगे। लेकिन उस आदमी ने अचानक जोर जोर से गालियां बकनी शुरू कर दी। उसकी आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत उसकी गालियों से कांप रहा हो। मोहिंद्र की पत्नी ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर चिल्लाकर कहा, अरे भाई, तुम गालियां क्यों दे रहे हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन वह आदमी रुकने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी और भयानक थी कि बच्चों की रुलाई फूट पड़ी। अब चारों के कदम और तेज हो गए। बच्चों को संभालते हुए वे बेतहाशा भागने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे भाग रहे थे, उस आदमी के कदमों की आवाज और करीब आती जा रही थी। वह आदमी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए और ऊंची आवाज में हंसते हुए बोला, कहां जाओगे? यह रास्ता खत्म नहीं होगा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। उसकी आवाज अब अलग अलग दिशाओं से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही जगह नहीं है, बल्कि चारों ओर घूम रहा है। उधर प्रेम मेला खत्म होने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए वहां पहुंचा। उसने मेले के हर कोने में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वह एक एक दुकानदार से पूछने लगा, क्या आपने मेरी पत्नी और बच्चों को देखा है? वे दो महिलाएं और दो छोटे बच्चे थे। सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। अब प्रेम का दिल घबराने लगा। उसने सोचा, हो सकता है वे गांव वालों के साथ पहले ही घर लौट गए हों। वह तेजी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा, तो उसने देखा कि घर पूरी तरह खाली था। उसकी पत्नी और बच्चे घर पर नहीं थे। यह देखकर प्रेम के होश उड़ गए। इधर महिलाएं और बच्चे अब भी खेतों के बीच भाग रहे थे। वे इतनी दूर निकल चुके थे कि अब खेत खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहिंद्र की पत्नी ने हाँफते हुए कहा, यह रास्ता इतना लंबा कब से हो गया? यह तो हमारे खेतों का छोटा रास्ता है, जो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। अगर वे लोग धीमे चलते, तो वह आदमी भी धीमे चलता। लेकिन जैसे ही वे भागने लगते, वह आदमी भी उनकी रफ्तार पकड़ लेता। अचानक वह उनके बिल्कुल पास आ गया और उनके साथ साथ दौड़ने लगा।
सभी जोर जोर से चीखते हुए पूरी ताकत से भाग रहे थे। तभी एक बच्चे ने कांपती आवाज में चीख कर कहा, मां, नीचे देखो। जब सभी ने जमीन की तरफ देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के पैर जमीन से एक एक फुट ऊपर थे और वह हवा में चल रहा था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, लेकिन उसकी चाल तेज और भयानक थी। उसकी आंखें अंधेरे में लालटेन की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वह सीधी आत्मा तक को चीर देती। यह खौफनाक दृश्य देखकर पत्नियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई इंसान नहीं है। बच्चों को अपनी गोद में उठाकर उन्होंने दौड़ना और तेज कर दिया। अब उनका गला सूख चुका था, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन डर के मारे वे रुकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उधर प्रेम और मोहिंदर तलवारें लिए खेतों के पास खड़े थे। उन्हें चिंता सता रही थी कि उनकी पत्नियां और बच्चे अभी तक क्यों नहीं लौटे। तभी दूर से उन्हें चीखों की आवाज सुनाई दी। मोहिंदर ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, यह हमारी पत्नियों और बच्चों की चीखें लग रही हैं, जल्दी चलो। दोनों भाई आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां और बच्चे उनकी ओर भागते आ रहे हैं और उनके पीछे हवा में चल रहा वही आदमी जोर जोर से हंसते हुए उनका पीछा कर रहा है। उस आदमी का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसका चेहरा इंसानी तो था, लेकिन इतना विकृत और डरावना था कि देखने वाला अपनी जगह पर जड़ हो जाए। उसकी हंसी अजीब और गूंजदार थी, मानो वह सीधे उनके दिलों में घुस रही हो। प्रेम और मोहिंदर ने यह नजारा देखकर अपनी तलवारें कसकर पकड़ ली। प्रेम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर यह इंसान है तो मैं इसे मार डालूंगा, और अगर यह कुछ और है तो भी इसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वह आदमी पास आया, प्रेम ने अपनी पूरी ताकत से उस पर तलवार चला दी। तलवार उसकी छाती पर लगी, लेकिन जैसे ही तलवार का वार हुआ, वह आदमी अचानक जोर से चिल्लाया और काले बड़े कुत्ते में बदल गया। वह कुत्ता इतना बड़ा और डरावना था कि उसकी लाल आंखों से खून टपक रहा था। उसकी पीठ पर तलवार का गहरा घाव था, जिससे खून बह रहा था। कुत्ते ने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया और पत्नियों और बच्चों पर झपटने की कोशिश करने लगा। मोहिंदर ने हिम्मत जुटाकर कुत्ते पर तलवार चलानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, कुत्ता जोर से गुर्राया और हवा में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ खून की बूंदें और डरावना सन्नाटा बचा था। बच्चे, पत्नियां और दोनों भाई जो कुछ देख चुके थे, उसे समझने में असमर्थ और बुरी तरह सहमे हुए थे। वे डर के मारे भागकर घर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। सबकी सांसें उखड़ी हुई थीं, चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। बच्चों के रोने की आवाजें और पत्नियों की घबराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। प्रेम ने भारी आवाज में कहा, जो कुछ हमने आज देखा वह इंसानी ताकत से परे है। यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह सलेदा भूत था। सलेदा भूत? मोहिंदर की पत्नी ने घबराते हुए पूछा। प्रेम ने कहा, हां, यह वही भूत है जो अपने रूप बदलने की ताकत रखता है। यह कभी इंसान बन जाता है, कभी जानवर, और कभी हवा में गुम हो जाता है। यह हमारी कमजोरी और डर का फायदा उठाकर हमें खत्म करना चाहता है। यह सुनकर बच्चों की मां ने बच्चों को और कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मोहिंदर ने तब अपनी पत्नी को वह सारी बातें बताईं जो पिछले कुछ दिनों से उनके साथ हो रही थीं। उस बकरी का बार बार दिखना, राजू जैसे शक्ल वाले आदमी का अजीब व्यवहार, और वह सांप जो अचानक गायब हो गया था। सब कुछ जुड़ रहा है। यह वही सलेदा है जो हर बार नए रूप में हमें डराने आता है। उस रात कोई नहीं सो पाया। बच्चे मां की गोद में छिपकर रोते रहे। पत्नियां दरवाजे और खिड़कियों पर बार बार नजर डाल रही थीं, जैसे डर रही हों कि कहीं वह सलेदा दोबारा ना आ जाए। प्रेम और मोहिंदर तलवारें हाथ में लिए बैठ गए थे। बच्चों को इतनी तेज बुखार आ गया कि वे लगातार बड़बड़ा रहे थे। कुछ दिन बीत गए और घर में पहले जैसा डर अब नहीं था। दोनों भाइयों ने अपनी खेतीबाड़ी का काम दोबारा शुरू कर दिया। घर का माहौल भी धीरे धीरे सामान्य हो चला था। बच्चे भी अब हंसने खेलने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह खौफनाक सलेदा भूत हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला गया हो। इसी तरह अच्छे से 6 महीने गुजर गए।
फिर से ठंड का मौसम लौट आया। सर्द हवाएं, घना अंधेरा और चारों ओर पसरा हुआ सन्नाटा उस रात को और भी डरावना बना रहा था। आधी रात का वक्त था जब प्रेम को अचानक अपने खेतों की ओर से अजीब सी आहट सुनाई दी। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। पास जाकर उसने देखा कि यह एक काला कुत्ता था, लेकिन यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। प्रेम की नजर जैसे ही उसकी पीठ पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उस कुत्ते की पीठ पर एक बड़ा गहरा जख्म था। यह वही जख्म था जो उस रात सलेदा पर तलवार से किया गया था। प्रेम समझ चुका था कि यह वही सलेदा भूत है जो किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन इस बार प्रेम डरने के बजाय गुस्से और साहस से भरा हुआ था। वह उस कुत्ते की आंखों में देखने लगा। कुत्ते की लाल लाल आंखें, जो बिल्कुल खून की तरह चमक रही थीं, प्रेम को घूरने लगीं। दोनों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों के बीच कोई अनकही लड़ाई चल रही हो। वह गुर्राते हुए अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अगले कुछ महीनों तक परिवार ने गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलाया। उन्होंने कई मंत्रोच्चार और पूजा करवाई, लेकिन सलेदा का राज कोई नहीं सुलझा पाया। आज भी जब उस परिवार से यह किस्सा पूछा जाता है, तो वे बताते हैं कि हर साल सर्दियों में वह कुत्ते का रूप लेकर खेत में जरूर आता है। न जाने उसकी क्या मंशा है, और न ही यह पता चल पाया है कि वह कहां से आता है